तो एमपी बोर्ड वाले बच्चों की मैं लगातार तैयारी करा रहा हूं और इसी श्रृंखला में मैं आपके लिए आज सेट नंबर बी लेकर आया हूं। ठीक है, क्वेश्चन पूरे आने वाले हैं एग्जाम में, चाहे जो बच्चा छोड़ के पहले जाने वाला है चला जाएगा। मॉडल पेपर दूंगा लेकिन क्वेश्चन जो है ना वो सटीक ऐसे बताऊंगा ना, बिल्कुल डंके की चोट पे। बेटा ये बच्चे कोई अलग से नहीं आए, आप भी इनकी तरह टॉपर बन सकते हैं, लेकिन कर हौसला मन में। ठीक है, जीत अपनी पक्की है, तो आपको क्या है, जीतना है ना। सपने जरूर सजाए होंगे आपने भी, मन में कुछ उमंगे उठ रही होगी कि नहीं हमको इतनी परसेंटेज बनानी, इसके लिए भैया थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अपन वीडियो का श्री गणेश करते हैं और बढ़िया से सारी चीज़ों को मैं थोड़ा सा फास्टली तरीके से भी बताऊंगा, क्योंकि कम समय है अपने पास, समय ज़्यादा नहीं है। देखिए, आत्मकथ्य के जो कवि है वो कौन है, ध्यान दीजिए। आत्मकथ्य के जो कवि है ना वो है जयशंकर प्रसाद। कौन है? आत्मकथ्य के कवि जयशंकर प्रसाद। हो गया भैया। करुण रस का जो स्थायी भाव है, करुण रस का स्थायी भाव है तो क्या है? क्रोध है, रति है, शोक है कि वात्सल्य है। तो देखो ध्यान से ये सारी चीजों के लिख के रखा है पहले से कि करुण रस का जो स्थायी भाव होता है ना वो होता है शोक। तो वत्सल किसका है? वात्सल्य रस का वत्सल स्थायी भाव है। श्रृंगार एक रस है, इसका रति स्थायी भाव हो गया। रौद्र का क्रोध हो गया। इनमें से एक ऑप्शन आ रहा है। हाँ, हिंदी में नाटक सम्राट किसे माना जाता है? हिंदी में नाटक सम्राट किसे माना जाता है? तो हिंदी में नाटक सम्राट है जयशंकर प्रसाद को। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? तो वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? तो वाच्य के प्रकार होते हैं बेटा 3, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, सॉरी 6 लग रहेगी, अपना सही विकल्प कर लीजिए। भोलानाथ ने अपने पिता के साथ साथ कौन सा खेल खेलते थे? कुश्ती का। और भोलानाथ के जो पिताजी ना उनसे कुश्ती में हार जाते थे, उनको जिताने के लिए, मतलब उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आ जाएगा कि भोलानाथ के पिताजी कुश्ती में हार जाते थे। बिल्कुल। गोपियाँ योग को कड़वी ककड़ी के समान मानती है, मतलब कड़वी ककड़ी की तरह समझती। योग का संदेश जो लेकर आए थे कौन? उद्धव जी। उद्धव जी लेकर आए थे योग का संदेश। प्रबंध काव्य के जो भेद होते हैं ना, प्रबंध काव्य के भेद होते 3। प्रेमचंद्र जो है उपन्यास सम्राट, उपन्यास के सम्राट माने जाते हैं, याद रहेगा। और आमरण में समास है तो आमरण में अव्ययी भाव समास। आकर्मक क्रिया का जो सीधा संबंध होता है, ठीक है, कर्ता से। कटाव भारत का स्विट्जरलैंड माना जाता है। अब जोड़ी धर्मवीर भारती, ठीक है, यहां पर अपन इसको देखते हैं। धर्मवीर भारती का आपको मिलान करना है। पहला जो है धर्मवीर भारती, तो इनका आ जाएगा आपका प्रयोगवाद, प्रयोगवाद के कवि है। रामचरितमानस क्या है? एक महाकाव्य है, इसका मिलान इससे हो जाएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी, तो राम वृक्ष बेनीपुरी का जाएगा मुजफ्फरपुर, इनका जन्म स्थान। ठीक है, उल्लू बनाने का मतलब हो जाएगा मूर्ख बनाना। शिव पूजन सहाय, शिव पूजन सहाय का आ जाएगा माता का आंचल। और उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं? मधुर चांदनी रातों की, तो यहाँ पर मधुर चांदनी रातों की यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अब देखिए कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता के कवि का नाम बताइए। कुकुरमुत्ता के कवि का नाम, ठीक है, क्या है? तो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मात्रिक छंद के प्रकार बताइए। तो मात्रिक छंद के जो प्रकार है वो होते हैं 3 प्रकार के, सममात्रिक, विषम मात्रिक और अर्ध सममात्रिक। सब, विषम और एक अर्ध सम। हिंदी की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है? तो कहानी इसका राइट आंसर रहने वाला है। कहानी जिन शब्दों से करने या होने का बोध होता है, जिन शब्दों से करने या होने का बोध होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं? वे शब्द कहलाते क्रिया। क्या जाएगा आंसर इसका? क्रिया।
किसी दुकान का ना होना कटाऊ के लिए वरदान क्यों है? क्योंकि प्रदूषण से बचा है। बचा है। कड़वी ककड़ी सा क्या लगता है? योग का संदेश। हो गया? ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं सत्य असत्य। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। गोपियां ने उद्धव के संदेश को स्वीकार कर लिया था? नहीं किया था, तो ये बात हो गई आपकी असत्य। शब्द गुण के 4 प्रकार होते हैं। शब्द गुण के 4 प्रकार होते हैं क्या? तो शब्द गुण जो होते हैं ना 3 प्रकार के होते हैं, तो ये भी आपका असत्य रहेगा। और शब्द गुण के 3 प्रकार होंगे, वो 3 प्रकार कौन कौन से? एक तो हो गया माधुर्य, ठीक है, पहला हो गया माधुर्य, माधुर्य, दूसरा आ जाएगा प्रसाद, प्रसाद, और तीसरा आ जाएगा आपका ओज। तो इसलिए 4 प्रकार के नहीं है, 3 प्रकार के। मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, तो बिल्कुल सत्य बात है ये। मृदंग क्या है? एक तरह का वाद्य यंत्र है। राम पढ़ता है प्रश्नवाचक है क्या? नहीं, ये बात हो गई आपकी असत्य। ठीक है, ये है आपका सरल वाक्य। राम जो है पढ़ता है, ये क्या है आपका? एक सरल वाक्य है, प्रश्नवाचक नहीं है। मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ के घावों पर थोपी थी, तो बिल्कुल सत्य बात है, तो ये भी हो गया आपका सत्य। सोरठा एक विषम मात्रिक छंद है, तो ये असत्य है। ठीक है, सोरठा एक विषम मात्रिक छंद है क्या? ठीक है, तो ये बात असत्य है आपकी, क्योंकि जो सोरठा है वो आपका अर्ध सममात्रिक छंद है। क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद। और सोरठा के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्रा होती है आपकी? पहले और तीसरे चरण में इसमें 11-11 मात्रा होगी। किसमें? पहले और तीसरे में। फिर इसके बाद में दूसरे और चौथे में कितनी कितनी मात्रा होगी? 13-13 मात्राएं होती है। दोहा में इसका विपरीत रहेगा, नहीं तो दोहा का अलग चीज है, दोहा का उल्टा छंद सोरठा ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें आपका दिया गया प्रगतिवाद, काव्य की विशेषताएं बतानी है आपको, और रीतिकाल के प्रमुख 2 कवियों के नाम और उनकी एक रचनाएं। तो देखिए मैं सॉल्यूशन उसको समझाता भी चलता हूं आपको, ताकि ये आपको याद भी रहेगा। यहां पर देखते हैं अपन इसका सॉल्यूशन। देखिए प्रगतिवाद काव्य की प्रमुख विशेषताएं, तो इसमें है नवीन उपमानों का प्रयोग, प्रेम भावना का खुला चित्रण, कोई से भी 2 कर लेना है, बुद्धिवाद की प्रधानता, निराशावाद की प्रधानता, और रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। तो ये 5 आपके सामने विशेषताएं हो गई, बस कितनी करनी है? 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल के प्रमुख कवियों के नाम, 2 कवियों के नाम और उनकी रचनाएं। देखो ये कवि हो गए, केशवदास है, केशवदास का जाएगा कवि प्रिया रसिका। उनकी रचनाएं क्या है? यहाँ पे देखिए गुड़िया ने जो लिखा है ना, उसमें यहाँ पर गड़बड़ करते, रचना नहीं लिखना पड़ता, रचनाएं एक से ज्यादा होती है, तो वहां पे क्या लिखना पड़ता है अपने को? रचनाएं। तो इसको पढ़ लोगे आप बढ़िया से। आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन जो है, ध्यान देना, नागार्जुन के बारे में ये आपसे ये आता नहीं एग्जाम में, एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि रचनाएं, युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली। ठीक है, अच्छा अब इसको याद कैसे करोगे रचना को? तो इसकी ट्रिक है छोटी मोटी, कि प्यासी पथराई आंखें वाली, है नी, सतरंगे पंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या? इसको ऐसे याद रख लो। क्या बोलोगे? नागार्जुन जो है ना, कोई गांव की महिला घूम रही थी, तो उसको कह रहा है कि प्यासी पतराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या? तो 2 रचना याद हो गई, प्यासी पतराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली। ठीक है, और कुछ भी याद कर लो, जो जो अच्छा लगे, ऐसा नहीं है ना। ठीक है, प्रेत का बयान, जो भी याद लगे। चलिए अब अपन देखते हैं काव्यगत विशेषताएं। काव्यगत विशेषताएं की बात करें अपन, तो भाव पक्ष में क्या करेंगे? नागार्जुन जीवन के
धरती के, जनता के तथा श्रम के गीत गाने वाले कवि रहे। इन्होंने अपनी कविता में शोषितों एवं शोषक के प्रति तो विद्रोह, शोषितों एवं शोषक के प्रति विद्रोह का स्वर व्यक्त किया है। इसके शाही ही प्रेम, सौंदर्य, राष्ट्रीयता, सामाजिक गतिविधियों पर करारे प्रहार किए हैं। ठीक है, इतना कर लोगे। आगे बढ़ते हैं कला पक्ष की तरफ। तो कला पक्ष क्या है? इनकी बोली सामान्य बोलचाल की खड़ी बोली है। काव्य विषय इनके प्रतीकों के माध्यम से स्पष्ट उभर कर आते हैं। इन्होंने दोनों ही प्रकार के छंद वाद्य एवं छंद युक्त रचनाएं की। साहित्य में स्थान हो गया। आगे बढ़ते हैं तो सूरदास जी का कवि परिचय है, यहां पर आप देख लीजिएगा, क्योंकि नागार्जुन और सूरदास जी, ठीक है। तो ये सूरदास जी का बहुत ही सिंपल है, ये हो गया इतना। चलिए अब रचनाएं तो हर बच्चे को जानते हैं, बहुत ज्यादा ये हर साल पूछते हैं और इस साल भी यही आएगा सूरदास का लगभग। तो देखो रचनाओं में क्या करोगे, पहले तो सुरसागर है, सुरसारावली, साहित्य लहरी। काव्यगत विशेषता है। भाव पक्ष, सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। सूरदास जी कैसे थे? श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इनके काव्य में भावों का सागर लहराता था। इनके काव्य में क्या है? भावों का सागर लहराता है। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों रूपों का वर्णन किया। अब साहित्य में कला पक्ष देख लीजिए। ब्रजभाषा का इन्होंने प्रयोग किया, गेयपद शैली का प्रयोग किया, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग किया। 3 शब्द याद रखना। देखो ब्रजभाषा का प्रयोग किया, किसका? पहले तो ब्रजभाषा का। दूसरा आपको रखना है गेयपद शैली का प्रयोग किया, और उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, इनका अलंकारों का प्रयोग किया। तो पढ़ लो, यही तो ही से तीनों चीजें। साहित्य में स्थान आप कर लोगे बेटा। ये चीजें हिंदी में क्या याद कर सकता है बच्चा, केवल उसको नोट से चाहिए मेन चीजें। चलिए अब यहां से इसी तरीके से क्वेश्चन है अपना, ये क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, कर पाओगे? ये क्वेश्चन नंबर 8 के अथवा वाला है। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? ये भी आप आराम से कर पाओगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन ये यही पे यही चल रहे हैं ना। ये 8वां हो गया, 9वां हो गया, 10वां, ये देख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका अगला देखते हैं यहाँ पर इसी तरीके से ये आपका हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से, बाकी आगे बढ़ते हैं मनो। ये हो गया इतना, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर। ठीक है, पाठ्य मुक्तक पढ़े जाते हैं तो गेय मुक्तक गाए जाते हैं। इनमें ले, तुक, छंद आदि का ध्यान नहीं रखा जाता, इनमें ध्यान रखा जाता है। इनमें एक ही भाव की गहनता होती है, इनमें संगीत। देखो बेटा बहुत ही सिंपल मैंने लिखे 4 है, 2-3 करने केवल 2 नंबर का पेपर में आता है बस। पुनरोक्ति, प्रकाश, अलंकार, तो ये रही इसकी परिभाषा, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर। हो गया भैया। जिसके बाद में है आपका यहाँ पर चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। चौपाई छंद क्या है? एक सममात्रिक छंद है, 4 चरण होंगे। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती है। खत्म। अंत में 2 लघु गुरु होते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, पूंछ पकड़ के मुंदरी मारी। अरे ये नहीं है, मंगल भवन मंगलहारी, द्रव सु दशरथ अजर बिहारी। ठीक है भैया, हाँ तो पूंछ पकड़ के मुंदरी मार लो। हाँ चलिए आगे देखते हैं। ये फिर ये लिख दो आप, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीन लोक उजागर। तो ये क्या है? ये भी क्या आपकी एक चौपाई छंद है। अब क्वेश्चन नंबर जो 12 है, उसमें लेखक परिचय देख सकते हैं आप नीचे यहाँ पर। ये हो गया चौपाई छंद तक। ये क्वेश्चन नंबर 12 पूरा इसी के बताना बेटा ना, स्वयं प्रकाश और ये यशपाल दोनों का है। तो ये तो हो गया पहले तो स्वयं प्रकाश का, कर लोगे। बाकी सब कुछ पीडीएफ के थ्रू भी मैं दे रहा हूँ, आप सब जानते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल कर लो, पीडीएफ मिल जाएगी आपको। और कोई ऐसी चीजें की जो यहाँ पर रूप से वो वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए हो गया है भाषा शैली और ये साहित्य में स्थान। आगे बढ़ते हैं तो यशपाल का जी का देखते हैं। ये हो गया। कुछ समझाने वाली चीज होगी तो मैं समझा दूंगा बेटा थोड़ा सा, है ना। ये चीजें पढ़ोगे जिसमें याद हो जाएगी, सिंपल लैंग्वेज में।
हो गया ये साहित्य विस्तार। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? भगत की व्यक्तिगत और उनकी वेशभूषा को अपने शब्द चित्रों में वर्णन कीजिए। हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा ये हो गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को की मूर्ति देखकर लेखक को कौन सी कमी खटकी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति देखकर लेखक के मन में कमी खटकी कि यहाँ उनकी आंखों पर संगमरमर का चश्मा नहीं था। सामान्यता से चौड़े चश्मे का फ्रेम, ये यहाँ पे चौड़े हैं, जोड़े लिख दिया है, गुड़िया लिखते रहिए, चौड़े आ जाएगा, ये चौड़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 में रेखा चित्र और संशय स्मरण में अंतर। सिंपल है, देखो संशय स्मरण जो होता है ना छोटा होता है, रेखा चित्र बड़ा होता है। यहाँ किसी महान व्यक्ति का होता है तो यहाँ सामान्य व्यक्ति का भी हो सकता है। इसमें विवरणात्मक शैली का प्रयोग होता है, इसमें चित्रात्मक शैली का प्रयोग होता है। इसकी भाषा अभिधामूलक होती है, इसकी भाषा सांकेतिक होती है। इसमें लेखक तटस्थ होता है, इसमें लेखक तटस्थ नहीं होता। ये चीज हो गया। बाकी कंप्लीट कर लेना। नाटक और एकांकी में अंतर, तो ये भी सिंपल सा है। देखो नाटक में क्या होते हैं, अनेक अंक होते हैं, एकांकी में एक अंक होता है। नाटक का मतलब क्या बेटा, जो अपन टीवी में देखते हैं ना, टीवी में कहाँ का वो टीवी में आता नहीं, वो सास बहू, गोपी ओपी का, इनका जो भी है, हाँ, तो वो नाटक है। एकांकी क्या है, वो भी नाटक ही है, पर ये एक ही एपिसोड में जो खत्म हो जाए, एक दिन में खत्म हो जाए, जो कहीं कहलाएगी एकांकी। और जो नाटक चलती रहे वो नाटक, और कई नाटक लगी तूने तो वो नाटक। ठीक है, तो भाई साहब नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में एक अंक होता है। नाटक दृश्य का विस्तृत रूप है, एकांकी दृश्य काव्य का छोटा रूप है। इसमें समय स्थान घटना पर विशेष बल नहीं दिया जाता, इसमें विशेष बल दिया जाता है। इसमें प्रस्तुत कथा के साथ साथ जो गौण कथा भी जुड़ी रहेगी, इसमें केवल एक ही कथा होगी। इसका आकार बड़ा होता है, इसका छोटा। तो भाई साहब 5 नहीं करने आपको, 2 करने, 2 मात्र 2, ज्यादा नहीं पढ़ना, 3 कर लो, ज्यादा करना है। तो संधि और समास में अंतर यहां से कर सकते हैं। चलिए इसी के अथवा वाला है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताओ। देखो क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वहां धीरे धीरे चला, देखो वहां चला लेकिन कैसा चला, धीरे धीरे, तो ये क्रिया विशेषण कौन है, धीरे धीरे। राम आया, कहां आया, यहां आया, तो यहां कौन है, यहां क्रिया विशेषण है। ठीक है, क्रिया विशेषण के भेद, तो क्रिया विशेषण के 4 प्रकार के होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिणामवाचक। यहां से आप देख सकते हैं कालवाचक के बारे में पूरा डिटेल लिख दिया, बाकी अपने को इतना सा लिखना है, ये परिभाषा और ये इतना बस। बाकी कालवाचक हो गया, देखो ध्यान से, ये काम करिए। आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसको देखिए। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा देख सकते हैं, लेखक अज्ञे ने अपने आपको हिरोशिमा की विस्फोट का भोक्ता कब और किस प्रकार महसूस किया। क्वेश्चन नंबर ये हो गया इसका। और क्वेश्चन नंबर 19 जो है, देखिए बेटा मैंने पहले सिखा दिया आपको, अगले पहले जो सेट था उसमें कि अनुच्छेद में कुछ नहीं करना होता है, अपना दिमाग का यूज करना है, मीठी बोली पर आपको अनुच्छेद लिखना है। ये अनुच्छेद हो गया है, कोई सी भी दिक्कत आती है तो 2 करके लिख लो लोग। हो गया, पता चलता है तक हो गया, यहाँ पता चलने वाले। पीडीएफ ले लो बेटा, सबसे बढ़िया काम है पीडीएफ लो, है ना। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करवा लो, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल कर लेना, है ना, जानकारी मिल जाए। पीडीएफ वहां से भेज दूंगा, बाकी समझो। यहाँ पे ये पर्यावरण सुरक्षा संवाद पर संवाद लिखना है, ये हो गया इतना, हो गया। इसके बाद में यहाँ से अपन देखते हैं तो ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या, कौन सा संदर्भ प्रसंग व्याख्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 तक तो आपका यहाँ तक हो गया था, थोड़ा छोटा कर देते ताकि आपको दिखे भी सही। ये हो गया 13, 14, 15, 16 हो गया इतना। अब ये मीठी बोली भी हो गया, पर्यावरण सुरक्षा पर संवाद हो गया, ये आपका यहाँ पर। ठीक है, जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर हो गया है।
सुंदर प्रसंग हो गया, ये व्याख्या होगी। ठीक है भैया, अथवा है तो ये बाल गोविंद भगत वाला हो जाएगा ये, जी यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होयं कोई एक दास तुम्हारा। देखो ध्यान से, तो अर्थ समझा तभी चलता हूं मैं, ताकि उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होयं को एक दास तुम्हारा। हे नाथ, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वो कोई आपका एक दास ही होगा। आयसु कहाँ कीन मोही, मोही है यहाँ पे, यहाँ पे क्या लिखा है? मोही। ठीक है, मिसप्रिंट है। तो आयसु कहाँ की नहीं मोही, आज्ञा दीजिए कि उसके लिए क्या संदेश है। तो ये मोही, ठीक है, आज्ञा दीजिए उसके लिए क्या संदेश है। सुनी रिसाय बोले मुनि कोई, ऐसी बातें सुनकर मुनि और क्रोध में बोले, अरे सेवक जो सो करे सेवकाई, अरि करनी करी ही लड़ाई। सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है, इसने तो क्या किया है? मेरे से युद्ध करने का काम किया है। समझ में आ रहा है? सुनऊ राम जही शिव धनु तोरा, सहस्त्र बाहु सम रिपु मोरा। सुनो राम, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वो क्या है? सहस्त्र बाहु की तरह मेरा क्या बन गया है? दुश्मन बन गया है। इतनी लाइन का समझ में आया? मोरा तक कुछ नहीं बेटा, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, अर्थ समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में जल्दी जल्दी आ जाए। देखिए, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, अरे हो यूं कहूं एक दास से तुम्हारा। हे भगवान, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वो कोई आपका एक दास होगा। आज्ञा दीजिए उसके लिए, क्या आदेश है? ऐसी बातें सुनकर मुनि किस में बोले? क्रोध में बोले। अरे सेवक तो वह होता है जो सेवा का काम करता है, इसने तो क्या किया है? मुझसे युद्ध करने का काम। सुनो राम, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र भाव की तरह मेरा दुश्मन है। ठीक है, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरई सब जाने। ठीक है, सॉरी, हाँ सुनऊ, ये रह गया नहीं, हाँ सुनी सो बिलकऊं यही समाजा, नाता मार जाई सब राजा, ये लाइन रह गई थी। तो सुनो, जितने भी यहाँ समाज के राजा महाराजा गण बैठे हैं वो सब सुन लो, उसको जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा उसको मेरे सामने कर दो, नहीं तो सभी राजागण मारे जाएंगे। ये सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई सन्माने। ये माने हैं, यहाँ पे गलत बेटा मिसप्रिंट है। ठीक है, माने हैं, ये आपके बुक में ही है। तो सुनी मुनि वचन लखन मुस्कुराए और बोले, है ना, ठीक है, परसु परसे की तरह उसका अपमान करते हुए बोलते हैं। बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबऊ ना अस रीस करी गुसाई। हमने बचपन में बहुत सारे ऐसे तो धनुष तोड़ी तोड़ दी, तब तो आपने कभी क्रोध नहीं किया। ठीक है, यही धनु पर ममता कहूं कैसे? ये कहूं इस धनुष पर एक ऐसी कौन सी ममता है, ठीक है, जिस पर आप ये इतने क्रोधित हो रहे हो। सुनी मुनि रिसाई भ्रगलकुर केतु। और अब भाई साहब, किसी व्यक्ति का और मजाक कोई गुस्से में ना अपन और उसे खिलवाड़ करो, क्यों ऐसा कहीं था हमें इतनी तेज गुस्सा आ रही हो, तो भाई साहब उसको और ज्यादा गुस्सा आएगा। तो इसी तरह मुनि और क्रोध में बोले हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो न समार, धनुई समत्रुप्राधनी विकृत सकल संसार। है ना कि रे बालक, तो काल के बस में होकर ये बातें बोल रहा है, तेरी जबान पे कंट्रोल नहीं रहा, तेरे को नियंत्रण नहीं रहा। ठीक है, ये सारा समाज जानता है कि ये जो धनुष है ये कोई साधारण धनुष नहीं था, ये भगवान शंकर का धनुष था। तो ये भाई साहब ये हो गया, अपना कर पाओगे ये, इसके बारे में डिटेल यहाँ पे है जी। संदर्भ प्रसंग व्याख्या यहाँ से करेंगे अपन। हो गया, ये भावार्थ आपको करना है। चलिए इसके बाद में ये आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी यहाँ दंतुरित मुस्कान, मृतकों में भी जाल देती जान।
तुम्हारी यहाँ दंतरित मुस्कान मृतक में भी डाल देती जान। क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो कवि है वो कहता है कि नन्हे बच्चे होते हैं ना, उनको देख के कह रहा है कवि कि तुम्हारे जो नए दांत निकल रहे हैं, नए दांत मतलब नन्हे बच्चे के जो दांत मुस्कान रहे, ठीक है, तो वो तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान मृतक में भी डाल देती है जान। ठीक है, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात। ठीक है, तो भाई साहब तुम्हारे ये जो नए दांत है, ठीक है, ये ऐसा लगता है कि, ठीक है, धूल धम्मा मतलब अपन बोलते ना, ये बोल रहा है कि नए दांत निकलने वाले बच्चे मुस्कुराहट में अनोखे प्रभाव वाले होते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि यहाँ जो मुस्कान है तुम्हारी मुर्दों में भी जान डालने वाली है। ठीक है, इसको ऐसा लगता है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इस बच्चे का धूल से लिपटा शरीर ऐसा लगता है जैसे कोई कमल जो है वो तालाब को छोड़कर मेरे आंगन में खिल गया हो। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, ठीक है, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल गए जल बन गया कठिन पाषाण। यानी कि तुम्हारा स्पर्श पाकर न जाने कितने कठोर पत्थर जो है वो क्या बन गए, निर्मल पानी की तरह, मतलब जैसे बर्फ पिघले नहीं उसकी तरह पिघल गए हैं। छू गया तुमसे झरने लग पड़े सेसिला के फूल, जैसे ही तुमने मेरे को छुआ तो ऐसा लगा जैसे जो एक ग्रामीण क्षेत्र में होता है खाकरा, खाकरा नाम का पेड़ होता है, उसमें फूल जो होते लाल लाल जो दिवाली के लगभग निकलते हैं, ऐसे होली के लगभग, ठीक है, हाँ होली के लगभग निकलते हैं तो कलर बनता है, तो वो फूल जो है लाल रंग के होते हैं, तो वो ऐसा लगता है जैसे वो सेपिला के फूल झड़ रहे, बास था कि बबूल। ठीक है भैया, तो ये सिंपल है। वैसे मैं एक वीडियो में सेपरेट बताऊं बेटा, जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा बनेगा। अभी तो अपना सेट भी चल रहा है, ECDEF भी आएगा। ठीक है, ये यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं, इतना हो गया था ये तुम्हारे दंतरित मुस्कान। इनको एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा, है ना। हो गया, चलिए, हाँ ठीक है, वो तो जिनको जल्दबाजी स्क्रीनशॉट ले यहां से देखिए आप बढ़िया से, ये इतना आ गया क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 ये हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 21 है आपका। यहाँ पर ये देख सकते हैं, वाराणसी का इतिहास कितने वर्ष पुराना है, तो वाराणसी का इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना है। ये लिखा है यहाँ पर, कहीं ना कहीं लिख दिया होगा ना, ये सैकड़ों वर्ष पुराना है। ये स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 और ये 23 हो गया। चलिए, तो 22 वाला जो है वो आपका यहाँ पर है, लाउड स्पीकर की एप्लीकेशन है। बाकी इसके बाद में ये हो गया, और ये उत्तीर्ण वाला हो गया है। और यहाँ पर देखिए वो तो निबंध तो वही करने जो मैंने आपको पहले बता दिए। एक तो मैच वाला करना है, आंखों देखा हाल मतलब क्रिकेट का कोई सा भी, और ये कंप्यूटर वाला करना है। तीसरे में आपको करना है कि पर्यावरण प्रदूषण। चौथा करना आपको चौथा करना है विज्ञान, हाँ वो का चमत्कार वाला, विज्ञान के बढ़ते चरण। और अंत में करना है छात्र विद्यार्थी का जीवन में अनुशासन। बस